राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। सोच के देखिए, एक ऐसा पावरफुल आइडिया जिसने एक पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 19वीं सदी के दौरान ये एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, मतलब राजनीतिक और मानसिक जगत में, जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी। तो चलिए इस विचार की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि इसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक सपना था आने वाले कल का। जरा सोचिए, सौर्य की कल्पना में दुनिया के सभी देश अपनी अलग अलग पोशाकों और भाषाओं के बावजूद स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ एक साथ बढ़ रहे थे। ये राष्ट्रों के बीच भाईचारे का एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं आइडियलिस्ट सपना था। लेकिन सवाल यह है कि एक आर्टिस्ट के सपने से लेकर नेशन स्टेट्स की हकीकत तक का सफर यह तय कैसे हुआ? एक सुंदर सा विचार साम्राज्यों को गिराने और बॉर्डर्स को फिर से खींचने की वजह कैसे बन गया? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम आज खोजने निकले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस चिंगारी से जिसने पूरे महाद्वीप में आग लगा दी। ये वो जगह है जहां मॉडर्न नेशन यानी आधुनिक राष्ट्र के विचार को पहली बार गढ़ा गया था। सोचिए, इससे पहले क्या था? वफादारी का मतलब था राजा के प्रति वफादारी या किसी साम्राज्य के प्रति वफादारी। लेकिन फिर आई फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सत्ता एक राजा के हाथों से निकलकर सीधे फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। ये एक ऐलान था कि अब से लोग ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। और ये सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के पास तो एक पूरा प्लान था। उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामुदायिक पहचान की भावना जगाने के लिए बड़े ठोस कदम उठाए। पितृभूमि मतलब हमारा देश और नागरिक मतलब हम सब बराबर जैसे विचारों ने एक ऐसी कम्युनिटी की नींव रखी जहां सभी को बराबर अधिकार मिलने थे। और फिर मंच पर आता है नेपोलियन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कह सकते हैं दो चेहरे थे। एक तरफ वो जहां भी गया उसने रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ उसी की जीत ने उन जगहों पर नेशनलिज्म की एक नई लहर पैदा कर दी। लोगों को ये महसूस होने लगा कि वो फ्रांसीसी नहीं है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। चलिए अब कहानी के अगले चरण पर चलते हैं। नेपोलियन के बाद यूरोप विचारों के एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। यहाँ दो शक्तिशाली विचारधाराएं महाद्वीप के भविष्य के लिए आपस में टकरा रही थीं। एक कोने में थे रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स। ये लोग पुरानी व्यवस्था के सपोर्टर थे। उनका मानना था कि राजशाही और चर्च जैसी संस्थाएं ही समाज को स्टेबल रख सकती हैं, और वो समय को क्रांति से पहले के दौर में वापस ले जाना चाहते थे। और दूसरे कोने में थे उदारवादी राष्ट्रवादी, इन्हें द लिबरल नेशनलिस्ट्स। क्रांति की आग से इंस्पायर होकर वो स्वतंत्रता, बराबरी और एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की मर्जी से चले। ये नए उभरते हुए मिडिल क्लास की आवाज थी। तो इस वैचारिक लड़ाई में पहले कौन जीता? शुरुआत में तो रूढ़िवादियों का पल्ला भारी रहा। 1815 में वियना में यूरोप की बड़ी ताकतों ने मिलकर क्रांति के असर को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रवाद के इस जिन को वापस बोतल में बंद करने की पूरी कोशिश की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूढ़िवादी क्रांति से कितना डरते थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच का ये फेमस कोट उनके इसी डर को दिखाता है कि क्रांति की ये बीमारी कहीं पूरे यूरोप में ना फैल जाए। लेकिन आइडियाज को गोलियों से नहीं रोका जा सकता, है ना? यूसेपे मेज़्ज़ीनी जैसे क्रांतिकारियों ने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनाए। उन्होंने अंडरग्राउंड होकर, छिपकर राष्ट्रवादी सपने को जिंदा रखा। और ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, कल्चर भी इसका एक बड़ा हथियार था। रोमांटिक आर्टिस्ट्स और कवियों ने तर्क और विज्ञान से हटकर भावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने लोकगीतों, नृत्यों और भाषा के जरिए लोगों को उनकी साझा विरासत से जोड़ा और ये भावना जगाई कि वो सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब राष्ट्रवाद का इस्तेमाल वो लोग करने लगते हैं जिनसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। 1848 की क्रांतियों की नाकामी के बाद राजाओं और सम्राटों को एक बात समझ में आ गई, अगर राष्ट्रवाद को हराया नहीं जा सकता तो इसका इस्तेमाल करो। उन्होंने महसूस किया कि वो लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने और शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं इटली और जर्मनी।
यहाँ राष्ट्रवाद अब लोगों का एक बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर उठने वाला आंदोलन नहीं था। ये बिस्मार्क और कावूर जैसे राजनेताओं का एक टॉप डाउन प्रोजेक्ट बन गया, जिन्होंने सेना और कूटनीति का इस्तेमाल करके अपने राष्ट्रों को एक किया। तो देखिए, जो सपना कभी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का हुआ करता था, वो अब सत्ता, सेना और राज्य का खेल बन चुका था। ये राष्ट्रवाद का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप था। और यही चीज हमें हमारे अंतिम खंड में लाती है, जहां हम राज्य संचालित राष्ट्रवाद के खतरनाक नतीजों को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आइडियलिस्ट सपना एक बुरे सपने में बदल गया। यहीं पे हमें एक मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या एकता और भाईचारे के नाम पर शुरू हुआ कोई विचार हमेशा अच्छा ही हो सकता है? हुआ ये कि राष्ट्रवाद का वो शुरुआती आदर्शवादी रूप खत्म हो गया था। अब ये एक संकीर्ण सोच बन गया था, जिसका मतलब था सिर्फ हमारा राष्ट्र। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के दुश्मन बन गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इस नए एग्रेसिव नेशनलिज्म का ग्राउंड जीरो था बाल्कन क्षेत्र। इस इलाके में बहुत ज्यादा भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, और ये ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। जैसे ही साम्राज्य कमजोर हुआ, ये सभी समूह आजादी के लिए लड़ने लगे। और इस आग में घी डालने का काम किया बड़ी शक्तियों ने। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर कोई बाल्कन में अपना दबदबा बनाना चाहता था। नतीजा, इस इलाके में एक के बाद एक कई युद्ध हुए। और ये हमें अंतिम और परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। फ्रेडरिक सोरिये का वो शांतिपूर्ण भाईचारे वाला सपना आखिर कैसे उस आक्रामक राष्ट्रवाद में बदल गया जिसने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया? यही राष्ट्रवाद की जटिल और अक्सर विरोधाभासी विरासत है।